नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 27 सितंबर दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। यूपी सरकार में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। जितिन प्रसाद ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। 6 राज्य भी बने। कृषि कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में भारत बंद को सपा बसपा का समर्थन। व्यापारियों ने किया किनारा। सीएम योगी ने किया गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान। अब 350 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा भुगतान। कानपुर में बोले ओवैसी, सपा बसपा और कांग्रेस की चुप्पी का मतलब समझे मुसलमान, एक होकर करना होगा वोट। महंत नरेंद्र गिरी केस में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की रिमांड पर फैसला आज। सीबीआई ने की है मांग। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। यूपी की योगी सरकार का रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के गांधी सभागार में हुआ। यूपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में जितिन प्रसाद को शपथ दिलाई। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं राज्य मंत्री के रूप में छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत बिंद, संजीव कुमार गौंड, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रसाल सिंह गंगवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यूपी में लंबे समय से चल रही योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा पर आज विराम लग गया। जून तथा जुलाई में चर्चा ने जोर पकड़ा तो अगस्त के अंतिम हफ्ते में तो मंत्रियों के नाम के साथ ही शपथ लेने की तारीख भी तय होने लगी। मंत्रिमंडल विस्तार में एक ब्राह्मण जितिन प्रसाद के अलावा 6 अन्य नेताओं को शपथ दिलाई गई है। इन 6 में से एससी ओबीसी जाति वर्ग से आते हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में जिनको शामिल होना है उनमें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने को तैयार जितिन प्रसाद यूपी में अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। केंद्र की मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रहे जितिन प्रसाद का रुहेलखंड में काफी प्रभाव है। जितिन प्रसाद कांग्रेस में बड़े कद के नेता थे। वह 2 बार सांसद रहे। 2004 में शाहजहांपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2008 में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी बनाए गए। 2009 में परिसीमन के बाद धौरहरा से लड़े और दूसरी बार सांसद बने। आइए आपको इस समारोह की कुछ झलकियां सुनवाते हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश में खास असर होने की संभावना नहीं है। यूपी में विपक्षी दलों ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है, जबकि व्यापारियों तथा उद्योग जगत ने इससे किनारा किया है। योगी सरकार इस विरोध की आड़ में किसी भी अवांछित प्रक्रिया से निपटने के लिए तैयार है। यूपी में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद में शामिल होने की घोषणा की है। प्रदेश में सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के किसानों के समर्थन में आने को लेकर सरकार ने भी सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार के जल्दबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों से असहमत व दुखी देश के किसान इसकी वापसी की मांग को लेकर 10 माह से आंदोलित हैं। किसानों ने इसके विरोध में सोमवार को भारत बंद की घोषणा की है। भारत बंद के शांतिपूर्ण आयोजन को बसपा का समर्थन है। इसके साथ ही बसपा केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करती है। समाजवादी पार्टी ने कृषि कानून के विरोध में सोमवार को घोषित भारत बंद को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। सपा ने भी केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 माह से दिल्ली के सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के सोमवार को भारत बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने इससे सीधे तौर पर किनारा कर लिया है। प्रमुख संगठनों ने सभी प्रमुख बाजार खोले जाने की बात की है। संगठन से जुड़े सभी व्यापार मंडल अपने बाजार खोलेंगे, बाजारबंदी नहीं होगी। इनका कहना है कि किसानों के इस आंदोलन से कारोबारियों का कोई मतलब नहीं है। कोरोना में पहले से ही व्यापारी परेशान हैं। सभी शहर के बाजार खोले जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश में 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 315 रुपए वाले गन्ने का मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा। वहीं 325 रुपए मूल्य वाला गन्ना 350 रुपए क्विंटल मिलेगा। सीएम योगी ने किसान सम्मेलन के भाषण में इसकी घोषणा की है। किसान आंदोलन को लेकर यूपी सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। उन्होंने औने पौने दामों पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250 से 300 करोड़ रुपए की चीनी मिलों को 25 से 30 करोड़ रुपए में बेचने का काम हुआ था। आगे सीएम ने किसानों के बिजली बिल का ब्याज माफ होने की भी बात कही। और क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर, आइए सुनते हैं। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने की तलाश में आज AIMIM के चीफ ओवैसी कानपुर पहुंचे। जाजमऊ इलाके में असुद्दीन ओवैसी के साथ मंच पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और प्रवक्ता असीम बकार भी मौजूद रहे। शाइस्ता परवीन ने अपने पति का भावुक खत पढ़ते हुए सभा में मौजूद लोगों से AIMIM का साथ देने की अपील की। वहीं ओवैसी ने सपा, बसपा और कांग्रेस के बाद अब मुसलमानों से सीधे अपील करते हुए AIMIM के पक्ष में खड़े होने की बात की। यूपी में सियासी जोर आजमाइश चरम पर है। हर कोई अपने दावे और वादों के साथ सियासी अखाड़े में ताल ठोक रहा है। ओवैसी ने मंच संभाला। अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने जनता की नब्ज को ध्यान में रखते हुए अपने भाषण की शुरुआत CAA और NRC को लेकर महानगर में हुई हिंसा और उसमें मारे गए मुस्लिमों के जिक्र से की। आगे ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप तमाम को मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आज आप हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुए हैं, मगर मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब पोलिंग का दिन होगा
तो ना सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की तादाद में आप मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यकीनन यहाँ पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इंशाअल्लाह ताला आपकी बार मुसलमान एक नई तारीख रकम करेगा। आपका यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देता है उन तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों को जिन्होंने बरसों से हमारा वोट तो लिया मगर सही मानों में अक़लियतों से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भारत की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है, जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं उनकी बात को सुना जाता है, जिसके पास विधायक हैं उनके मसाइल को हल किया जाता है, जिसके पास ना आवाज है ना ताकत है ना विधायक है तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको ढकोने में छोड़ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपसे जो कह रहा हूं कड़वी जरूर है मगर याद रखिए ये सच्चाई है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की रिमांड मांगी है। रिमांड की अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। याचिका सीबीआई टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के.एस. नेगी की तरफ से दाखिल की गई है। वहीं आनंद गिरी से पूछताछ के लिए सीबीआई नैनी जेल भी जा सकती है। तीनों फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल में हैं। इससे पहले सीबीआई ने बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। महंत के शिष्य बलवीर गिरी से एक बार फिर पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम करीब 6 घंटे तक मठ में रहकर अलग अलग एंगल से जांच करती रही। नाट्य रूपांतरण के लिए एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। बोरे में रुई और घास भरकर उसमें 85 किलो का वजन रखा गया। इस दौरान घटना के बाद दरवाजा तोड़ने और महंत का शव उतारने वाले तीनों सेवादारों को भी रखा गया था। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी के बेडरूम को भी खंगाला। सीबीआई टीम को करीब 6 घंटे तक मठ में ही रही। 72 साल के महंत सोमवार को बाघंबरी मठ स्थित अपने कमरे में मृत पाए गए थे। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गिरी की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई है। यूपी पुलिस की एक जांच के अनुसार महंत को आखिरी बार सोमवार को दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में प्रवेश करते देखा गया था। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।